हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रवि त्याग सर किस तरह से ऐसे लिखते थे और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस पर आया ऐसे कि भारत में स्त्री जाति से द्वेष की जड़ें लंबी हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया है कोटेशन से कि तन के भूगोल से परे मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास, कभी पढ़ा है उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठे शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को। अगर नहीं तो क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। अब किस तरह से वो शुरुआत करते हैं वो फिर से आप देखोगे कि उन्होंने अपने प्राचीन काल से ही चीज़ों को स्टार्ट किया है। हम पहले के एसओ में भी जब हमने देखे थे अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में, उसमें भी हमने इसी तरह से प्राचीन काल से ही स्टार्टिंग की है। देखो आप पढ़ो। अब ऋग्वेद में लिखा है कि किसी पदार्थ के अर्धांश की भांति नारी और पुरुष बराबर है। उपनिषदों में भी वर्णित है कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा न तो पुरुष है न ही नारी। इसके अलावा एक सामान्य पुरुष की भांति नारी घरेलू कार्य कर रही है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में विकास कर रही है। कल्पना चावला सुनीता विलियम्स की भांति अंतरिक्ष की सैर कर रही हैं, तो पीवी सिंधु साक्षी मलिक की भांति ओलंपिक में मेडल भी ला रही हैं। तो क्या कारण है कि उसे सामान्य मानव तक नहीं समझा जाता है, उससे द्वेष रखा जाता है। तो आप ये जो सारे एग्जाम्पल आए हैं ना, या तो आप अपनी किसी डायरी में ये सारे जो नेम है ना उन्हें नोट करते चलिए कि अगर कभी स्त्री पे लिखने के लिए आएगा ना तो आप बस एक नाम की लिस्ट बन जाएगी इससे। तो आप जितने भी यहाँ पर नाम आएंगे ना तो एक डायरी में अलग से लिस्ट बना लो, और फिर करंट अफेयर्स में भी जो जो नए नए नाम आते हैं तो उनको भी उसमें मेंशन करो। या और भी आपको कहीं से याद आते हैं कोई भी नाम, आपने कोई मूवी देखी हो, कोई बुक पढ़ी हो, है ना, तो आप उनको एक डायरी में अलग से लिख लें। आगे चलते हैं कि उसे सामान्य मानव तक नहीं समझा जाता, उससे द्वेष रखा जाता है। और प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सिमोन दी बोगवान की भाषा में कहें तो उसे सेकंड सेक्स अर्थात दूसरा लिंग समझा जाता है। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि नारी द्वेष क्या है, यह किन कारणों से होता है, इसकी जड़ें अर्थात तीव्रता कितनी गहरी है और कितने स्तरों पर फैली है। साथ ही इससे निपटने के उपायों पर भी विचार करना आवश्यक है। तो आप देख रहे हो किस तरह से ये क्वेश्चन लास्ट में छोड़ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बना के अपनी भूमिका का एंड कर रहे हैं। और इसी तरह से मैंने आपको जो धर्मेंद्र सर के जो ऐसे दिखाया था उसमें वो इसी तरह से अपनी बात को एंड कर रहे हैं। तो आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देखोगे तो देखोगे कि भूमिका का एंड हम इस तरह से क्वेश्चन बनाकर ही कर रहे हैं, फिर चाहे वो धर्मेंद्र सर हो चाहे रवि त्याग सर हो। आगे चलो, क्योंकि उससे ना एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि तुमने उस ऐसे को ढंग से समझा भी है कि नहीं समझा है। तो किस किस तरह के आगे हम विचार करने वाले, किन किन बातों पर, तो हमने भूमिका में ही सब कुछ बता दिया कि हम आगे किन बातों पर विचार करने वाले हैं। आगे चलते हैं। शाब्दिक अर्थ पर लें तो स्त्री द्वेष का अर्थ है नारी के प्रति घृणा की भावना, किंतु समाजशास्त्री व्याख्या से इसके अर्थ अधिक स्पष्ट होंगे। यहाँ सर्वप्रथम जेंडर व सेक्स में विभेद करना जरूरी है। सेक्स बायोलॉजिकल परिकल्पना है तो जेंडर समाजशास्त्रीय। अब यदि इन जैविक भिन्नताओं के आधार पर किसी को समाज में भिन्न माना जाए तो यह जेंडर की अवधारणा है, और इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर जो पूर्वाग्रह विकसित होते हैं उन्हें लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो इन्होंने पहले जो जेंडर और सेक्स में डिफरेंस था उसको बता दिया। लैंगिक पूर्वाग्रह से जन्म होता है स्त्री द्वेष का, जिसमें स्त्री के प्रति घृणा, उसका सम्मान न करना, उसे साधन या वस्तु समझना और केवल स्त्री होने के कारण ही उसे भिन्न आरोपों से युक्त करना। जैसा कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने कहा है कि योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे न नर पर अवसित। इसी द्वेष की जड़ों के इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो तस्वीर स्पष्ट करना आसान है। जहाँ विश्व में प्राचीन यूनान में एफ्रोडाइट प्रकृति की देवी, पाल्स एथिना बुद्धि की देवी आदि देवियों को सम्मान कर स्त्री को पूज्य समझा जाता था, तो सैन यही पूजा समाप्त हुई और नारी को द्वितीय दर्जे का माना गया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में नारी की सत्ता कम आंकते हुए उसके कार्य को विभाजन किया, तो अरस्तु ने तो अपनी पुस्तक पॉलिटी में नारी को दास तुल्य बता दिया। इसी प्रकार भारत में जहाँ वैदिक काल में गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं थी, तो उस समय के साथ उत्तर वैदिक काल के बाद उन पर बंदिशों की जड़ी लगा दी गई। मध्यकाल में तो यह जकड़न इतनी गहरी थी कि कबीर व तुलसी जैसे प्रगतिशील कवियों ने भी समता मूलक भक्ति आंदोलन के आलोक में पश्चात भी इन पर विरोधी कलम ही चलाई। जहाँ तुलसीदास ने ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़न के अधिकारी कहकर नारी को केवल पीटने योग्य बताया, तो कबीरदास ने नारी को पुरुष की प्रगति में बाधक बताया। नारी की
झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कोत गति, जो नीत नारी के संग। तो ना देखो, इनका ना हिंदी ऑप्शनल है, तो इस तरह से इन्होंने जहाँ जहाँ पे भी उनके पास होगा ना, तो वो अपना हिंदी ऑप्शनल आपको इस ऐसे में बिल्कुल ही नज़र आएगा, वो सारी चीज़ें, वो सारी कोटेशन। तो ज़रूरी नहीं है आपको भी इसी तरह की लिख के आनी है, आप अपने मन से भी जो अच्छी हो कोटेशन उन्हें लिख सकते हो, अगर आपका ऑप्शनल हिंदी नहीं है तो आप देखोगे कि इनके जो ऐसे है ना, उसमें भी उनका जो साहित्यिक ज्ञान है ना, वो झलकता है। आधुनिक काल में भी स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों में नारियों के व्यापक योगदान के बावजूद उनकी दशा में व्यापक सुधार नहीं हुआ है। और तो और लैंगिक समतामूलक समाज के सपने युक्त संविधान को अपनाने के बावजूद नारी समता के मसले पर संविधान निर्माताओं के सपनों को बहुत सफ़र करना होगा। इतिहास के पन्नों पर नज़र दौड़ाने के बाद हमें उन स्तरों को देखना होगा जहां स्त्री द्वेष की प्रवृत्ति विद्यमान है। यदि मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो भारत में क्या संपूर्ण विश्व में कई मामलों में नारी को दूसरे दर्जे का वस्तु या साधन समझा जाता है। पाकिस्तान जैसे देशों में तो औरत की गवाही को भी पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता। उन्हें रहस्यवादी नारी रहस्य का सिंधु है, अविश्वसनीय व बुद्धिहीन समझा जाता है। मीडिया, किताबें, विज्ञापन आदि में भी उन्हें वस्तु के रूप में ही परोसा जाता है। जैसा कि वह महिला शायर ने क्या किया है, बयां किया है, कौन जिस्म से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस नगरी में। इसी प्रकार समाज में भी यही प्रवृत्ति, तो वो बता रहे हैं कि जड़ें कितनी गहरी है, तो हर एक एंगल में जा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं वो। तो इसी प्रकार समाज में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। महिलाओं की भूमिका घर की चार दीवार तक सीमित रखी जाती है। उनका प्रमुख कार्य संतान जनने व लालन पालन करने तक सीमित रखा जाता है। समाज में स्त्री पर पुरुष का प्राधिकार व्याप्त होता है। पंचायतों में आरक्षण के बावजूद सरपंच पति की अवधारणा विद्यमान है। दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियां अभी भी बड़े स्तर पर विद्यमान है। फिर उन्होंने कोटेशन लिख दी, घर घर में शमशान घाट है, घर घर में फांसी घर है, घर घर में दीवारें हैं, दीवारों से टकरा कर मरती है वह, मरती है आंधी दुनिया, सारी मानवता मरती है। इस संदर्भ में जहां आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व असमान है, विश्व बैंक के अनुसार, अब हमने रिपोर्ट बता दी जो हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, विश्व बैंक के अनुसार भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 22% ही है 2019 के अकॉर्डिंग। तो अब तो चेंज हो गया होगा। वहीं वेतन में अंतराल, पिंक कॉलर जॉब्स तक पहुंच, कार्यस्थल पर हिंसा, ग्लास सीलिंग जैसी समस्याएं व अवधारणाएं अभी भी व्याप्त हैं। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भी महिलाएं रात में शिफ्ट करने से कतराती हैं, क्योंकि हिंसा व उत्पीड़न का खतरा ऑफिस, रास्ते में, कैब में, हर जगह व्याप्त है। जैसे कि एक शायर ने लिखा भी है, औरतें काम पर निकली, बदन घर पर रखकर कि जिस्म जो खाली मिला तो मर्द आ बैठे। इसी तरह राजनीतिक स्तर पर देखें तो संसद में केवल 14% महिला सांसद है। राज्य विधानसभाओं में भी केवल 9% विधायक ही महिलाएं हैं। पंचायतों में स्थिति बेहतर है, किंतु वहां आरक्षण के प्रभाव का परिणाम है, न कि पुरुष या समाज के मानसिकता परिवर्तन का। लेकिन इसमें देखें तो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, तो वो एक अच्छा कदम है। तकनीकी के स्तर पर भी महिलाओं में भेदभाव विद्यमान है। सभी महत्वपूर्ण आविष्कार या तकनीकें पुरुषों को देखकर बनाई जाती हैं। बसों के बड़े स्टीयरिंग हो या ट्रैक्टर के ब्रेकों का अत्यंत नीचा होना हो या मोबाइल की बड़ी स्क्रीन, सभी पुरुषों की सहूलियत हेतु निर्मित है। प्रसिद्ध लेखिका कैरोलिन क्रियाडो पेरेज ने अपनी पुस्तक दी इनविजिबल वुमेन में इसी परिप्रेक्ष्य में बताया कि फिटनेस ट्रैक्टर जैसे उपकरण महिलाओं के घरेलू कार्यों की गणना ही नहीं करते। कुछ अन्य स्तरों की बात करें तो सांस्कृतिक स्तर पर प्रचलित मुहावरे यथा जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का आदि पूर्वाग्रहों का परिणाम ही है। फिल्मों के स्तर पर भी मदर इंडिया हो, अस्तित्व, मनोज मोजरेकर कृत या हालिया पिंक जैसी फिल्में सभी बताती हैं कि महिला की स्वतंत्रता का हनन किस प्रकार किया जाता है, उनका वस्तुकरण किस प्रकार किया जाता है, उनकी भावनाएं, इच्छाएं समझने का प्रयास नहीं किया जाता। हिंदी कवयित्री निर्मला पुतुल ने कहा भी है, उसके चेहरे पे बसी एक पीड़ा, जब वह हंसती है तो वह और उभर आती है। कितना कम जानता हूँ उसे, नहीं उस चेहरे को, नहीं उस पीड़ा को। इस प्रकार हर स्तर यह बयां करता है कि यत्र नारेस्तु बुझयन्ते रमन्ते तत्र देवता रूपी दर्शन वाले देश भारत में स्त्री द्वेष की जड़ें अत्यंत गहरी और उनका फैलना भी उनके स्तरों पर है। साथ ही इन जड़ों का पोषण व्यक्ति, समाज, देश में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रहों व पितृसत्तात्मक मानसिकता करती है। अब देखो, अब हमने सारी जड़ें कितनी गहरी है, लेकिन कुछ ना कुछ समाधान भी तो होना चाहिए ना। तो आगे अगर आप एक एंगल बस वो बताते रहोगे कि इतनी गहरी है, पितृसत्तात्मक वो है,
तो इतने मार्क्स नहीं आएंगे। तो अब इनका समाधान क्या है, तो अब हमें उस पर भी एक पक्ष रखना, बताना होता है। अब अंतिम प्रश्न यह है कि इस प्रकार की मानसिकता का उन्मूलन किस प्रकार संभव है। दरअसल यह समस्या बहुआयामी है, तो उसका समाधान भी बहुआयामी ही होगा। सबसे पहले हमें पुरुषों की मानसिकता परिवर्तन का प्रयास करना होगा। यह कार्य अच्छी मूल्यपरक शिक्षा, जागरूकता अभियान, अच्छे साहित्य से अवगत कराने जैसे प्रोत्साहन उपायों के साथ साथ कड़े कानूनों के दंड के भय जैसे निवारात्मक उपायों से होगा। दूसरे स्तर पर महिला सशक्तिकरण के सभी स्तरों पर प्रयास करना होगा। परिवार, समाज में समाजीकरण से लेकर महिलाओं में संवैधानिक व कानूनी उपायों का अक्षरशः लागू करने जैसे प्रयास करने होंगे। J.S. मिल के लेख सब्जेक्शन ऑफ वुमेन से विचार ले तो हमें महिलाओं के प्रतिस्पर्धा में लाना होगा, उन्हें अवसर देने होंगे, उसमें आत्मनियंत्रण, आत्मचेतना आदि भावनाएं व संसाधनों पर नियंत्रण का विकास करना होगा। इसके लिए उन्हें संसद व विधायिका में आरक्षण, समान आर्थिक विकास, समान, तो अब तो मिल गया है ना, मतलब जो हमारा अधिनियम है उस टाइम तक तो नहीं आया था, वेतन आदि उपायों में प्रोत्साहित करना होगा। अंतिम स्तर कानूनों के प्रभावी निर्माण के क्रियान्वयन से है, जहां महिला उन्मुख नीति निर्माण, जेंडर बजट आदि, महिला सहभागिता सृजन, मनरेगा, महिला संवेदनशीलता क्रियान्वयन करना होगा ताकि भविष्य में इस समस्या पर नियंत्रण लाया जा सके। सारांश से कहा जा सकता है कि माना इस समस्या की जड़ें गहरी है, समस्या बहुआयामी है, इस स्तर पर फैली है, किंतु समस्या के समाधान पर कार्य न करना समस्या को बढ़ाना ही है। आप देखो कि रवांडा में, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपने अगर रवांडा को सुना हो, तो वहाँ पर महिला पार्टिसिपेशन जो है और वुमेन एम्पावरमेंट है वो कितना ज़्यादा है, जबकि वो अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री है। तो हमें वहाँ से सीखना चाहिए और इसको भी अपने जो समाधान है ना, समाधान वाले पॉइंट में उस चीज़ को यहाँ पे ऐड करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है कि महिलाओं को एक सामान्य मानव के रूप में समझें कि उनसे सहज व्यवहार की, पुरुष महिला अन्योन श्रय की और समाज की दम घोटू रूढ़िवादी जंजीरों के तोड़ने की। मध्यकाल में जिस प्रकार मीराबाई ने अपना स्वतंत्र व्यक्तिगत कायम किया, पश्चिम में मैरी वोल्सनक्राफ्ट 18वीं शताब्दी ने विंडिकेशन ऑफ द राइट वुमेन लिखकर महिला विरोधी धारणा को चुनौती दी। भारत में टेसी थॉमस जैली महिलाओं ने मंगलयान को मूर्त बनाया। वैसे ही उदाहरणों से महिलाओं को प्रेरित करना होगा ताकि सतत विकास लक्ष्य 5 हो या संविधान का समतामूलक समाज, ये सभी स्वप्न पूरे किए जा सकते हैं। जैसा कि प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार ने कहा है कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में न सही तेरे दिल में ही सही हो, कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने ऐसे का एंड कर दिया। तो आप ना इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। जो करंट अफेयर्स में चीज़ चर्चा में आती थी, जो महिलाएं जो घरेलू कार्य कर रही हैं, तो उसको भी हमारे GDP का वो मानना चाहिए। उन्हें भी जो महीने की जो इनकम है, जो घरेलू कार्य कर रही है, वो मिलनी चाहिए, है ना। ऐसी बातें चलती रहती है ना, और कई राज्यों में तो उसे लागू भी कर दिया गया है। तो केयर इकोनॉमी वाली बातें और ये रवांडा का मॉडल, तो आप जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो ना, वो जो समाधान है उसको थोड़ा समाधान को और अच्छा लिखा जा सकता है। और ये जो कोटेशन दी गई है, तो आपको इनसे ना डरना नहीं है, आप अपनी और अच्छी कोटेशन सर्च कर सकते हो। इन्होंने इतनी सारी बुक का नाम कहाँ से बताया, क्योंकि इनका ऑप्शनल है हिंदी लिटरेचर, है ना। तो वहाँ तो बहुत सारी बुक है, तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बुक मेंशन करी। तो अब जब मैंने आपको अपने ऐसे का फर्स्ट लेक्चर लिया था, वो मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर जैसे किसी को पद्मश्री अवार्ड मिले हो, नोबेल प्राइज़ मिला हो, जहाँ पर महिलाओं ने भी अच्छी अपनी भूमिका निभाई है, या फिर कोई मूवी हो गई, है ना, कोई कंट्री हो गई, तो आप पहले मेरे उस सीरीज़ को देखिए, क्योंकि ये जो ऐसे लिखा गया, हम इससे और भी अच्छा और बेहतर ऐसे लिख सकते हैं, जो मैं आने वाले अपनी वीडियो में दिखाऊंगी आपको। तो अभी मैं ये दिखा रही हूँ एक बार आपको, ताकि डर निकले कि हाँ पता नहीं टॉपर कैसा लिखते होंगे, कैसा नहीं लिखते होंगे। तो वो भी बहुत सिंपल ही लिखते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं लिखते। तो अगर आपने मेरा ऐसे का जो पहला लेक्चर है उसे ढंग से देखा है ना, तो आप खुद ही अपने 4-5 पेज में इतने सारे एग्जाम्पल क्रिएट कर लोगे कि फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, उस पर काम कीजिए, उसके बाद ये एक प्रोसेस है, इन लेक्चर को देखिए। तो 10-12 लेक्चर जब आप देख लोगे ना, तो आपकी ऐसे की जो 250 मार्क्स की प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके लिए आपको अलग से कोई कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो इसी के साथ अब मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये इनिशिएट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको और क्या कहीं किसी विषय में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट करके भी उसमें बता सकते हैं। धन्यवाद।